Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy head office Allama Iqbal Town Lahore. Today we are going to start the lecture number 1 of C3. कोड आपने याद रखना है, केमिस्ट्री का ये लेक्चर है C3L1 और हमने इसमें बेटा 2 यूनिट्स लिक्विड्स और सॉलिड्स को जो है वो कंप्लीट करना है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना होगा अबाउट द सॉलिड्स। तो सबसे पहले कोर्स आउटलाइन को हम देख लेते हैं बेटा। यू कैन सी दैट पीएमसी आउटलाइन के अकॉर्डिंग लिक्विड्स में सबसे पहले हमने देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड्स, फिर हमने देखना है बेटा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, देन विल बी सी अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। फिर बेटा बात होगी अबाउट द वेपर प्रेशर और सबसे लास्ट में होगा बॉइलिंग पॉइंट एंड इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। यानी हमने देखना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर का लिंक क्या है आपस में भी। क्लियर हो गया बेटा बात? तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द नेम ऑफ अल्लाह। ऑलराइट, लिक्विड्स प्रॉपर्टीज की बात करें, दे आर वेरी सिंपल। आपको मालूम है बेटा कि लिक्विड्स की शेप तो फिक्स नहीं होती मगर वॉल्यूम जो है वो इनका क्या होता है, फिक्स होता है भाई। और अगर बात करें डेंसिटी की तो लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है और गैसेस से क्या होती है, ज़्यादा होती है अभी। और जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द काइनेटिक एनर्जी बेटा इनकी इंटरमीडिएट होती है। लिक्विड्स की जो है सॉलिड से क्या होती है, ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी, मगर गैसेस से क्या होती है, कम होती है। और अगर हम बात करें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की, सो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी इन बिटवीन हैं। इनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं गैसेस से मगर लेस होती हैं किससे बेटा, वीक होती हैं एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स। तो ये सिंपल से पॉइंट्स से आपने जो माइंड में रखने हैं अभी, ताकि प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखते हुए हम ये सारे जो पॉइंट्स हैं उसको क्या कर सके, डिस्कस कर सकें, ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे भी लिक्विड्स के अंदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं और इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस हैं। काफ़ी बच्चों को इसको समझने में कन्फ्यूजन होती है, तो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शंस करवाती है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, तो वो अपनी ही पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवा रही होती है, अपने ही कैंडिडेट्स के अंदर। और जब जनरल इलेक्शन होता है तो वो फिर इंटर पार्टी इलेक्शन होता है, दूसरी पार्टीज के साथ कंपीट किया जाता है। यानी याद रख लीजिएगा, इंट्रा का मतलब है विद इन दी सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। और इंटरमोलेकुलर क्या होगा, बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स। समझ आ गई बेटा बात की? यानी अगर हम बात करेंगे बेटा नेम्स की, इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस में हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड है, वी हैव कोवलेंट बॉन्ड, वी हैव डेटिव बॉन्ड जिसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। अब आते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, इसी की डिटेल है बेटा आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है डायपोल फोर्सेस, ठीक है। डायपोल फोर्सेस में क्या होता है बेटा, बोथ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, पोलर इन नेचर होते हैं। जैसे ये देखिएगा अभी HCl की इंटरेक्शन HCl के साथ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आएगा। सो मॉलिक्यूल ऑफ 1 उसका पार्शियल नेगेटिव मॉलिक्यूल ऑफ 2 के पार्शियल पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और याद रखिएगा इसमें जब डायपोल फोर्सेस की बात करते हैं तो इसमें स्पेशल डायपोल फोर्सेस जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी नेम दिया जाता है, ये तब डेवलप होंगी जब हाइड्रोजन की इंटरेक्शन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और फ्लोरीन के साथ होगी। तो तब हम इस डायपोल फोर्सेस को किसका नेम देते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है भाई डायपोल के बाद डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, जिसको डिबाई फोर्सेस भी कहा जाता है। इसकी इंडिकेशन क्या है बेटा, वन साइड पोलर होगी
और इसकी इंटरेक्शन हमने शो करनी है सेकंड साइड नॉन पोलर. सो दीज काइंड ऑफ फोर्सेस डेवलप बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. लाइक मैं आपके सामने लिखता हूं भाई, क्लोरीन गैस की जो है इंटरेक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, HCl के साथ करवा रहे हैं भाई, ठीक है. या ऑक्सीजन की इंटरेक्शन जो है वो वाटर के साथ करवा रहे हैं. दीज आर नॉन पोलर, ओके, एंड दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स. ओके, चलते हैं थर्ड वन पे. थर्ड वन इज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और वैन डर वाल्स फोर्सेस. सबसे वीक हैं ये. और अहम बात क्या है जो याद रखनी है आपने, दे आर प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस. पोलर पोलर की बात करें, पोलर नॉन पोलर की बात करें, नॉन पोलर की बात करें, तमाम फोर्सेस के अंदर जो है, तमाम किस्म के कंपाउंड्स के अंदर जो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं. तो जो प्रोमिनेंट देखा गया है भाई, ये प्रोमिनेंट किसके अंदर होती हैं, बिटवीन नॉन पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस. ठीक है, हो गई बेटा बात. मैं एग्जांपल देता हूं आपको. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, जीनॉन, हीलियम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है. आप देखें भी दोनों साइड्स ही नॉन पोलर हैं. तो इनमें इंटरेक्शन कौन सा होगा बेटा, लंडन डिस्पर्शन फोर्स इंटरेक्शन होगी. अब जो मैंने आपको स्पेशल पॉइंट बताया था कि भी क्या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं, आंसर क्या होगा, यस. क्या ये फोर्सेस पोलर वर्सेस नॉन पोलर में होती हैं, आंसर क्या होगा, यस. इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कोई भी कंपाउंड है, किसी भी नेचर का कंपाउंड है, उसमें जब इंटरेक्शन होगी तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस लाजमी होंगी भी. तो मुझे आप इस चीज को माइंड में रखते हुए आपने आंसर करना है दैट वाटर वर्सेस वाटर. ठीक है, इसमें फोर्सेस कौन सी प्रेजेंट होंगी, चार्ली डेल्टा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, बोथ या ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या होगा आंसर. अब अगर मैं देखूं बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि डायपोल डायपोल तो ये है पानी पोलर, वो भी वाटर पोलर है, मगर जब हम बात करेंगे भी H और O की, तो ये डायपोल डायपोल में कौन सी कैटेगरी आ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बेसिकली एमसीक्यू ये है वाटर, ये आपको बॉन्डिंग नजर आ रही है अभी. ठीक है, कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है आपको. मगर मैंने बताया है कि जब वो ये कह रहा है अभी कि इसमें फोर्सेस कौन कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, उसके अलावा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ, दोनों फोर्सेस जो है वो इसमें पाई जा रही हैं. समझ आ गई बेटा बात की. इसको मजीद जो है वो आप जो है कंफर्म करें. एक और एमसीक्यू लिख रहा हूँ आपके सामने. अल्फा, बीटा, चार्ली and delta, we have PH3, HBr, O2 and water, xenon and neon, all of these. ठीक है, आंसर कैसे फाइंड करने हैं अभी, ये देखें 1 2 3 and 4. 1 पे क्या लिख रहा हूँ बेटा, 1 पे मैं लिख रहा हूँ डायपोल डायपोल, सेकंड पे डिबाई, थर्ड पे एलडीएफ और फोर्थ पे है प्रोमिनेंट लंडन डिस्पर्शन फोर्स. आपने
1 2 3 4 के आगे ए बी सी डी में से लिख देना है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, डायपोल डायपोल। डायपोल डायपोल में दोनों साइड पे पोलर होना चाहिए। दिस वन इज पोलर, दिस वन इज ऑल्सो पोलर, तो इसके आगे मैं लिखूंगा अल्फा। ठीक है, बीटा कहां पर लिखा जाएगा अभी, ये पोलर है, ये कि नॉन पोलर है सर, ये नॉन पोलर है, ये है पोलर, तो क्या होगा अभी, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, जिसको डिबाय भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, क्या लिखूं मैं इसमें भी, सिर्फ सी लिख दूं, बोलें जरा, नहीं, क्योंकि उसने कहा है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस किस में है, अल्फा में भी है, बीटा में भी है, चार्ली में भी है, तो आंसर होगा डेल्टा। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यूज के बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर टॉपिक एलडीएफ, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। पहले जरा इसको डिफाइन कर लेते हैं अभी। एलडीएफ को डिफाइन किया जा सकता है अभी, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसमें होगी ये, आई हैव टोल्ड यू कि ये मोस्ट प्रोमिनेंट किसमें होती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, इन नॉन पोलर molecules which become polar for an instant, जो टाइम के किसी भी जो है वो हिस्से में क्या बन जाते हैं, पोलर प्रॉपर्टीज डेवलप कर लेती हैं। मैं डायग्राम फॉर्म में बताता हूं आपको, ये देखिएगा बेटा। लेट्स से वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, जब हम इसको लिक्विफाई करते हैं तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, तो एज सच तो ये क्या है, नॉन पोलर है। तो जब हम बात करेंगे भी हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का जब दूसरे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के क्लोज आएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी, मगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, एज अ रिजल्ट पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब होगा क्या, इस तरफ का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा अभी, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा अभी, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा साथ। ये तब तक ही है जब तक आप इनकी इंट्रैक्शन करवा रहे हैं। जब आपने प्रेशर को कम किया, अगेन फासला बढ़ेगा, तो टाइम खत्म हुआ, तो ये अगेन क्या बन जाएंगे, फिर नॉन पोलर बन जाएंगे। क्लियर होगी बात। अब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसके ऊपर आते हैं भाई। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, दे आर, फर्स्ट वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये एटॉमिसिटी के, जितने नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उतनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। एमसीक्यू साथ साथ करते जाते हैं भाई। Which of the following will have strong London dispersion forces? Alpha, beta, Charlie and delta. Alpha पे लिखता हूं भाई CH4, C2H6, C3H8 and C4H10. Methane, ethane, propane and butane. किस में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं? ऑब्वियसली डेल्टा में नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, ज्यादा, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उतनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या होंगी, ज्यादा, और इसी वजह से जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा अभी। सो वी कैन से दैट इस केस में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, इस केस में बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं, वीक हैं भी। ये था फैक्टर नंबर 1। ठीक हो गया। अब चलते हैं अभी टुवर्ड्स द फैक्टर नंबर 2। फैक्टर नंबर 2 है भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइज और यू कैन से दी सरफेस एरिया। जितना साइज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होगा, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होगा, तो क्या होगा बेटा, उसके इंटरमिक्सिंग के चांसेस ज्यादा होंगे, तो ये जो पोलैरिटी डेवलप होती है वो आसानी से हो जाएगी भी। ठीक हो गया। जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल लिखता हूं भी, एमसीक्यू फॉर्म में लिखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। अल्फा पे है NC5H12, बीटा पे है आइसो C5H12, देन वी हैव नियो C5H12 या ऑल ऑफ दीज के सब में एक जैसे ही होंगी भी। तो याद रख लीजिएगा, इसको अगर हम ड्रॉ अगर करें सो नॉर्मल पेंटेन क्या होगा, ये है, दिस इज नॉर्मल पेंटेन। आइसो में क्या हो रहा है, ये है। नियो में क्या हो रहा है, ऐसे है बेटा। सो इस केस में सरफेस एरिया सबसे मैक्सिमम है, और इस केस में ये देखें ये कम जगह घेर रहा है, कम सरफेस एरिया है इसका भी। इस केस में देखें सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्स किसमें होगी, नॉर्मल पेंटेन में, और सबसे मिनिमम जो है वो किस में होगी बेटा, नॉर्मल में आ गई सबसे मैक्सिमम, और नियो में क्या आ गई, मिनिमम आ गई सबसे। ठीक है, अच्छा अभी आगे चलते हैं। सरफेस एरिया हो गया, साइज की भी बात करते हैं साथ में भी। ठीक है, इसको भी एमसीक्यू इस फॉर्म में लिखता हूं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्स। अब वीक को चेक करना है हमने। ऑप्शन हमारे पास हैं भी, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ऑल आर हैलोजेंस। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज। ये ऑर्डर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा, तो साइज ग्रेटर होने से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। यही वजह है कि फ्लोरीन गैशियस फॉर्म में, क्लोरीन गैशियस फॉर्म में, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में, और आयोडीन किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस किस में होंगी, फ्लोरीन में, और आयोडीन में ये सबसे क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। आसान है, लॉजिक समझ लीजिएगा तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। जब आप ट्रेंड समझ चुके हैं तो फिर चीज़ें सिंप्लीफाई होती जाती हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के हवाले से एक टर्म बोली जाती है, दैट इज पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या टर्म है ये, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, बड़ी आसान सी टर्म है। इट इज बेसिकली दी मेजरमेंट ऑफ डिस्टॉर्शन, ठीक है, इन दी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ मॉलिक्यूल। इस एग्जाम्पल को देखें, जब मॉलिक्यूल्स क्लोज हुए थे तो क्या हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें क्या हुई थी, डिस्टॉर्शन हुई थी। और इसी डिस्टर्बेंस, डिस्टॉर्शन जो है उसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। जैसे इस केस में आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। आयोडीन में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका साइज सबसे ज़्यादा है। जितना साइज बड़ा होगा, ठीक है, उतनी पोलराइजेबिलिटी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा। जितना साइज कम होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी कम होगी। इसी तरह जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतनी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा, जितना सरफेस एरिया कम उतनी पोलराइजेबिलिटी कम। और इस तरफ आए भी, जितनी एटॉमिसिटी ज़्यादा उतनी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और जितना एटॉमिसिटी को कम करते जाएंगे पोलराइजेबिलिटी भी बोलें कम होती जाएगी भी। ठीक है, सो ये थी पोलराइजेबिलिटी। अब मुझे आपने एग्जाम्पल फॉर्म में बताना है भाई। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास है हाइड्रोजन है, ठीक है, मेरे पास क्लोरीन है, मेरे पास फ्लोरीन है और मेरे पास आयोडीन है। सिर्फ मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि आपको पोलराइजेबिलिटी का आइडिया कंफर्म हो चुका है भाई। मैंने इसको ऐड किया है, ये तो एग्जाम्पल में पहले से लिखे हुए थे भाई। सो इसमें एटॉमिसिटी का फैक्टर देखें, एटॉमिसिटी तो सेम है,
ठीक है, अब कौन सा फैक्टर देखेंगे भी? ऑब्वियसली सर साइज का देखेंगे। अभी तो हमने देखा है कि साइज मैक्सिमम इसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो सबसे क्या हैं, हाई हैं, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा ही होगा भाई। क्लियर हो गई बेटा बात? चलिए बेटा अब जो है वो आगे मूव करते हैं अभी। लेट्स द डस्टर। ऑलराइट, चलें भाई अगले टॉपिक की तरफ आते हैं अभी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज इवैपोरेशन। ठीक है, टिपिकल उर्दू में इसको कहा जाता है अम्ल तबखीर। ओके, बुखारात, वेपर्स का निकलना। तो ज़रा पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं भाई। इट इज़ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। मैंने वर्ड क्या बोला है? इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन। ठीक है, मिसाल के तौर पे वी हैव अ बीकर और अ वेसल हैविंग अ लिक्विड इन इट। तो क्या होगा बेटा, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जब मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, व्हेन दे लीव द सरफेस एंड कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू द गैसियस और वेपर स्टेट, तो इसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं अभी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपने इसके मुतालिक याद रखने हैं अभी। इवेपोरेशन जो है, जैसे मैंने अभी कहा, ये होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बहुत रेयर है क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो ज़्यादातर नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। ये बेटा एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी चाहिए। ये जो पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, ये ओबियसली एनर्जी जो है वो क्या करते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब अप करके देन वो क्या हो जाते हैं बेटा, लिक्विड से गैस में चले जाते हैं भाई। तो एंडोथर्मिक है, स्पॉन्टेनियस भी है, ठीक है, एंड इट कॉज कूलिंग एज वेल। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप नहा के बाहर आते हैं, फुल जो है वो समर सीज़न हो, थोड़ी देर के लिए आप फ्रेश फील करते हैं क्योंकि बॉडी से इवेपोरेशन होती है। ठीक है, जब पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाते हैं तो बाकी पार्टिकल बचते हैं, उनकी एनर्जी कम, तो वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, आपको कूलिंग, ठंडक का एहसास होता है भाई। तो इसलिए ये एक कूलिंग प्रोसेस है बेटा, और ये हमेशा सरफेस से होता है। इट इज़ सरफेस फिनोमिना। ये नहीं है कि पार्टिकल्स इंटरनल से जो है वो इवेपोरेट हो रहे हैं, नो। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ओनली अ फिजिकल चेंज। इट इज ओनली अ फिजिकल चेंज। क्योंकि जब हमने कहा कि वाटर इवेपोरेट हो रहा है, वाटर जो है वो लिक्विड से गैस में जा रहा है तो वाटर ही, इट्स ओनली अ फिजिकल चेंज। ये किसी भी किस्म का केमिकल चेंज नहीं होगा बेटा। ठीक है, इसी को आगे लेकर चलते हैं अभी। एंड उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं बेटा, आपने टेक्निकली इसको याद रखना है कि इवेपोरेशन इट इज ओनली अ फिजिकल चेंज। जब इवेपोरेशन होती है तो किसी किस्म का केमिकल चेंज नहीं आता। पानी जब लिक्विड से वेपर्स में जा रहा है, इट्स ओनली अ फिजिकल कन्वर्जन फ्रॉम द लिक्विड टू द गैसियस। ठीक है, और इसका जो इनवर्स होता है, इनवर्स ऑफ इवेपोरेशन को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया बेटा। फैक्टर्स की तरफ मूव करता हूं मैं अब। फैक्टर्स अपॉन विच इट डिपेंड्स, दे आर रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है बेटा, ये हमेशा बढ़ जाता है विद द टेम्परेचर। मोर यू आर प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर, मोर यू आर गिविंग द काइनेटिक एनर्जी टू द मॉलिक्यूल्स, वो ज़्यादा जो है वो इवेपोरेट होंगे। इसी तरह जैसे गर्मियों में कपड़े जल्दी जो है वो ड्राई हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द विंटर सीजन, एंड इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ एयर। अगर एक बाउल में मिल्क है, हॉट मिल्क है, और आप फैन के नीचे रख देते हैं तो क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ एयर बढ़ने से क्या होता है, वो जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है अभी। ठीक है, नेक्स्ट है इवेपोरेशन इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। गेस्ट आपके पास आए हुए हैं घर में, तो आपने उनको टी सर्व की है, ऑब्वियसली जब वो टी कप में यूज़ कर रहे होंगे तो वो जल्दी ठंडी नहीं होगी, सॉसर में डालते हैं तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी ठीक हो गया बेटा बात। अब इवेपोरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? अभी ये देखें, इवेपोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इंटरमोलेकुलर फोर्स, या आप कह सकते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक है बेटा, क्योंकि स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसके मॉलिक्यूल आसानी से क्या होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे। यही वजह है कि अगर हम बात करें ईथर में और अल्कोहल में, तो बेटा ईथर में इवेपोरेशन रेट जो है वो हाई है, ठीक है, और अल्कोहल में इवेपोरेशन रेट जो है वो क्या है, लो होता है। ठीक है, और अगर मैं अब कंपेयर करूं भी बिटवीन वाटर में जो इवेपोरेशन रेट है वो सबसे मिनिमम होगा, ईथर से भी, अल्कोहल से भी और वाटर से भी, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी नंबरिंग में अगर करूं तो सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होगा ईथर में, उसके बाद इसमें, और सबसे कम किस में होगा, वाटर में होगा। समझ आ गया बात की। नम्स का एक एमसीक्यूज यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी नम्स में डेफिनेशन पूछी गई अबाउट मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होती है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ठीक है, अमाउंट ऑफ, क्या मैंने बोला है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू गैस। इतना काफ़ी नहीं है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। अभी यही डेफिनेशन नम्स में पूछे गए, डिफरेंट ऑप्शंस थी, जिसमें किसी में बॉइलिंग पॉइंट मिसिंग था, इसमें लिक्विड टू सॉलिड था। एग्जैक्टली डेफिनेशन मैंने आपके सामने पुट अप कर दिया अभी। ठीक हो गया, अब चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इवेपोरेशन के बाद है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज ऑब्जर्व ओनली इन द क्लोज्ड वेसल, क्योंकि ये वेपर्स ने प्रेशर अप्लाई करना है, और ये प्रेशर तब बनेगा जब आपका कंटेनर, आपका वेसल क्या होगा, क्लोज होगा। डेफिनेशन क्या है, द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड इज एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट द पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। मैं इसको इलाबोरेट करता हूं। वी हैव अ वेसल, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं अभी। तो सबसे पहले पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। ये मैंने लिक्विड इसके अंदर फिलअप कर देता हूं भाई, ये ले बेटा। तो जैसे जैसे इवेपोरेशन होगा, वेसल क्योंकि क्लोज्ड है, तो बेटा होगा क्या, अ टाइम विल कम जब क्या होगा, पार्टिकल्स जो हैं अब कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहे थे, गैस में, अब वो दोबारा गैस से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड में। सो अ टाइम विल कम जब क्या होगा भाई, ये जो लिक्विड है और जो वेपर्स हैं इनके दरमियान डेवलप हो जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट हो रहे हैं वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि कंडेंस हो रहे हैं भी। सो दिस इज द स्टेट ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मिसकंसेप्शन माइंड में होती हैं, वो ज़रा क्लियर कर लें कि जो वेपर प्रेशर है, इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सर क्या मतलब है इस बात का? बेटा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जो कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास और अमाउंट। तो अगर आपके जहन में आ रहा है कि 1 लीटर वेसल क्लोज्ड वर्सेस 500
लीटर वैसल क्लोज्ड, उनमें जो है वो डिफरेंट हमें वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये इंडिपेंडेंट किस किस चीज़ के होता है। भैया देखें, ये इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ लिक्विड के, सरफेस एरिया के, वॉल्यूम ऑफ द वेसल के। फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वेसल क्लोज्ड है या वेसल बहुत ज़्यादा है बेटा, इसमें भी डायनामिक इक्विलिब्रियम आना है, जितने पार्टिकल इवेपोरेट होंगे उतने ही कंडेंस होंगे। इसमें भी आना है, जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे उतने ही क्या होना शुरू हो जाएंगे, कंडेंस। तो दोनों में ही क्या आ रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम आ रहा है। सरफेस एरिया से फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम से कंसर्न है इस केस में। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसको वेपर प्रेशर को। ठीक है, फ़र्क किस पे पड़ेगा, डिपेंडेंस। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं अभी, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इंटरमोलेकुलर फोर्स। जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसके वेपर्स कम निकलेंगे, तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम ही होगा। वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना वेपर प्रेशर भी जो है वो क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। अभी ठीक हो गया। वेपर प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी। जो ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, जैसे आयोडीन है, तो उसमें बेटा वेपर्स क्या निकलेंगे, कम निकलेंगे। स्ट्रेंथ, इसका ताल्लुक भी स्ट्रेंथ के साथ है ना। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ एमसीक्यूज फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट वेपर प्रेशर, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। तो मैं लिख रहा हूँ अभी CH3OCH3, C2H5OH, H2O, और या फिर इसकी जगह पे हम लिख देते हैं अभी CH3COOH। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं वन बाय वन बताऊं तो इसमें किसी किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं पर मॉलिक्यूल। और आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, जो एसिड्स होते हैं उनमें डायमर बनता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अभी। सो सबसे वीक स्ट्रेंथ जो है वो किसकी हमें मिल रही है बेटा, सबसे वीक है ईथर की भी। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर स्ट्रेंथ के हवाले से ना हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग फिर वीकेस्ट क्या क्या ट्रेंड होता है। तो याद रख लीजिएगा कि सबसे जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं वो होती हैं इंट्रामोलेकुलर, जैसे मैंने कहा आयोनिक है, कोवलेंट है। ठीक है, और अगर हम बात करें बेटा इंटर में, इंटरमोलेकुलर जो है इसमें आपने देखना होगा भाई, स्ट्रेंथ के हवाले से सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो होती है आयोन डायपोल, आयोनिक कंपाउंड्स में, और जो हमारे पास पोलर सब्सटेंसेस है उसमें होती है, जैसे NaCl वाटर। उसके बाद किसकी बारी आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बारी आती है अभी। ठीक है, उसके बाद किसकी बारी आएगी भी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद बारी आती है डायपोल डायपोल फोर्स की, उसके बाद बारी आती है डिबाय फोर्स की, और उसके बाद बारी आती है लंदन डिस्पर्शन फोर्स की भी। ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं इसमें तो ये देखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हमारे पास क्या है बेटा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो हमें इसको तो वैसे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ वाइज जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रेफर करेंगे इन तमाम फोर्सेस के ऊपर। ठीक हो गया अभी, और जब मैं इसमें नहीं आ रही तो मैंने अल्फा को टिक लगा दिया अभी। ठीक है बेटा, आसान है। चलें अभी आप जरा आगे मूव करते हैं, कुछ मजीद एमसीक्यू जो है इस मामले में सॉल्व करते हैं अभी। ऑलराइट, चलें
अगेन द बोर्ड इज रेडी बेटा। अब चलते हैं अभी एक और एमसीक्यूज की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट वेपर प्रेशर? अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। आइसो पेंटेन है, वाटर है, मर्क्यूरी है, या फिर हमारे पास है बेटा ग्लिसरीन है भी। कैसे पता चलेगा? मैंने आपके सामने ट्रेंड लिख दिया है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लें इनका। वी हैव आइसोपेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन, दिस इज मर्क्यूरी, दिस इज वाटर एंड दिस इज ग्लिसरीन। ठीक है, मैं आपके सामने वेपर प्रेशर की वैल्यूज भी लिख देता हूं बेटा। जो आइसोपेंटेन है इसकी होती है 580 टॉर। ठीक है, जो मर्क्यूरी होती है बेटा इसकी होती है 0.012 टॉर, वाटर की होती है 17 टॉर। ठीक है, और इसकी है 0.00016 टॉर। ये इनकी वेपर प्रेशर की वैल्यूज लिखी हैं एट द 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टॉर आ गया भाई। तो वैल्यू से तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि सर जो आपने पूछा है हाईएस्ट वेपर प्रेशर, ये बेटा जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये 20 डिग्री सेल्सियस पे हैं, क्योंकि आपको पता है ना वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया कि हमारा आंसर जो है वो अल्फा है। रीज़न क्या है? रीज़न ज़रा सुनिएगा ताकि आपको हाईएस्ट और लोएस्ट का भी अंदाज़ा हो जाए। सबसे कम आपको देखें इसमें नज़र आ रही है, उसकी रीज़न क्या है? वाटर से भी कम है। वजह बेटा ये है कि जो ग्लिसरीन है मेरे पास, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं पर मॉलिक्यूल। वाटर में मैंने बताया था 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं पर मॉलिक्यूल। ठीक है, और मर्क्यूरी आपको पता है लिक्विड स्टेट में होता है, तो ऑब्वियसली इसके जो है एक नॉन पोलर कंपाउंड जो है जो कि गैसियस स्टेट में, उससे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर हाईएस्ट ही होगा बेटा। ठीक है, मेटल है ये वैसे भी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ट्रेंड से समझ आ गया कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अहम रोल प्ले कर रही है इसमें। वो स्ट्रेंथ को इतना ज़्यादा कर देती है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और सबसे जो ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है वो किस में होता है? नॉन पोलर में ही होता है। जो ऑर्गेनिक प्योर हमारे पास है, हाइड्रोकार्बन है, सबसे आसानी से ये क्या हो जाएगा बेटा, वेपोराइज होकर वेपर प्रेशर को डेवलप करेगा। ओके भी, तो यहाँ तक आई होप कि आपको आइडिया समझ में आ चुका होगा भाई। अब जो है वेपर प्रेशर से जो है एक स्टेप आगे मूव करते हैं। ठीक है, वो क्या है बेटा? वो है हमारा जो है वो बॉइलिंग पॉइंट। मैं बॉइलिंग पॉइंट जब भी स्टूडेंट्स को करवाता हूँ तो एक मैं क्वेश्चन लाजमी पूछता हूँ कि बेटा क्या आपको अंडा उबालना आता है? जैसे एड्स में कहते नहीं है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। सो इसी स्टाइल में मैं पूछता हूँ कि सिंपल सा आपका आंसर होगा कि सर इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है, कौन सी हमने जो है वो हाईटेक मशीनरी लगा के बॉयल करना होता है। आसान सा काम है कि वाटर में हमने उसको ऐड अप कर देना है। ठीक है, पानी बॉयल होगा तो ऑब्वियसली वो भी साथ में बॉयल अप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हीटिंग जो है वो आप प्रोवाइड करें। तो याद रखिएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, डेफिनेशन क्या है बेटा? अ पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, या फिर इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बॉयल करने का ताल्लुक क्या है कि आपके पास जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर बाहर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर इक्वल करना है। यानी मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मेरे पास है वेसल, इसमें हमने फिलअप किया हुआ है वाटर। तो लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस पे मैंने अभी लिखा था आपके सामने कि इसका वेपर प्रेशर है 17 टॉर, सॉरी। ठीक है, और जो बाहर है वो है 180 m, या इसको आप कहते हैं 760 टॉर। तो हम जब पानी को बॉयल करना चाहते हैं, जब हम इसको बेटा
यहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे, बर्नर अटैच करेंगे भी। तो हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, इस 17 टॉर को हम मैचअप करना चाह रहे हैं टू द 760 टॉर। जब हम इसका वेपर प्रेशर यहाँ तक मीट कर लेंगे, पानी उबलना यानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 760 टॉर एक्सटर्नल प्रेशर को अगर मैं ट्रिम कर दूं, एडिट कर दूं, ठीक है, फैब्रिकेट कर दूं, चेंज कर दूं, आल्टर कर दूं, तब्दील कर दूं, तो क्या होगा, पानी का ये जो बेटा बॉइलिंग पॉइंट है ये भी चेंज हो जाएगा। यस, आपने सही सुना है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 चेंज किया जा सकता है। यही वजह है बेटा कि जब हम बात करते हैं 180 एम की या 760 टॉर की, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 100। जब हम यही बात करते हैं, मरी की बात करते हैं भी, मरी में होता है 700 टॉर। तो मरी में देखें आप बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। माउंट एवरेस्ट से मूव करेंगे 323 टॉर, और लुक एट दैट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और अगर हम बात करें बेटा कि मैं 760 से 1489 टॉर कर दूं, मैंने क्या किया है, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया है, अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ चुका है। तो डेफिनेशन को मैं अब रिलेट अगर करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी एक्सटर्नल प्रेशर। जितना आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, और यहां पर एक कन्फ्यूजन क्लियर कर लें कि बॉइलिंग पॉइंट की डिपेंडेंस किसके ऊपर होती है। बेटा बॉइलिंग पॉइंट जब हम रीच कर लेते हैं, ठीक हो गया, इस पे काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम। मगर जो मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, इसमें चेंज नहीं आता अभी। यानी जब मैं पानी को बॉयल कर रहा हूँ, जैसे ही 100 टेम्परेचर आएगा पानी उबलना शुरू हो जाएगा। अब इस बीकर, इस वैजल का टेम्परेचर 100 से बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा सर? क्योंकि जैसे 100 रीच अप होगा बेटा, मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। वैजल में वही रहेंगे जिनका टेम्परेचर 100 को भी रीच नहीं किया अभी। ठीक हो बेटा बात। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट भी कि कैसे कैसे चेंज होगा। डिपेंडेंस के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू दी इंटरमोलेकुलर फोर्स। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द polarizability. Boiling point is proportional to the size, is proportional to the surface area. ठीक है, या आसान वर्ड में boiling point is proportional to the London dispersion forces. ठीक हो गया बेटा। और अगर हम बात करें बेटा कि इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल किसके है, तो ये देखेगा बॉइलिंग पॉइंट जो है ये किसके इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल है भी, इट इज इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो इसको जरा रिलेट करते हैं, सर ये इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल कैसे है? सिंपल सी बात है, अभी एक लिक्विड है, आप समझे रेस हो रही है, रेस में 100 मीटर की रेस है। ठीक है, जो 100 है वो आप समझ लें भी 100 मीटर की रेस वो बॉइलिंग पॉइंट है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, एक बच्चा जो है वो 0 पे खड़ा हुआ है, ठीक है, एक जो खड़ा हुआ है 10 मीटर पे, एक 50 मीटर पे, और एक 90 मीटर पे खड़ा हुआ है। सो बेटा आप 90 मीटर का मतलब है वो इसका समझे वो उसके लिक्विड का वेपर प्रेशर है। जो पहले 90 पे खड़ा हुआ है वो आसानी से 100 मीटर की रेस जीत जाएगा। यही बात यहाँ पर अप्लाई करें। ये देखें, जब मैंने आपसे कहा आइसोपेंटेन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 580, इसका मतलब है इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो ये आसानी से बॉयल हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, कम। और जब मैंने आपसे ये कहा कि ग्लिसरीन का वेपर प्रेशर है 0.016, तो लिखते हैं इसको, ये देखिएगा, ग्लिसरीन का मैंने कहा
0.00016 टॉर है। वाटर का मैंने कितना बताया था आपको भी, 17 टॉर है। खुद से अब अंदाज़ा लगाना है आपने। ये है वेपर प्रेशर, ये है बॉइलिंग पॉइंट। ग्लिसरीन का होता है 290 डिग्री सेल्सियस, वाटर का 100। तो क्या पता चला, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए एक्सटर्नल प्रेशर को मीट करने के लिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और जिसका वेपर प्रेशर बेटा ज़्यादा होगा उसका कंपैरेटिवली बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। समझ आ गई बेटा बात की भी। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो शेयर करता हूँ आपके साथ भी ग्लिसरीन के हवाले से। ग्लिसरीन का मैंने अभी बताया है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 290। यहाँ पर इसके डिकम्पोज होने का भी खतरा होता है बेटा, इतना हाईएस्ट टेम्परेचर मीट नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करते हैं, वी विल डू दी वैक्यूम डिस्टिलेशन। और वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं भाई, जो ग्लिसरीन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है हम उसको डिक्रीज़ करते हैं। उसको डिक्रीज़ किया जाता है भैया, ये देखें 760 टॉर से हम उसको कम करके ले आते हैं 50 टॉर के ऊपर। अब क्योंकि मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज कर दिया है तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अभी ये 290 डिग्री सेल्सियस से कम होके 210 टॉर हो जाता है अभी। यानी जैसे मैंने कहा था कि भाई आप अगर एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा अभी। ठीक है, अब जब तक मैं ये जो है वाइप आउट करता हूँ, मिटाता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट सोचें आप कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है अभी। ऐसा कौन सा जादू, कौन सा मैजिक है उसके अंदर कि वो खाना जल्दी पका देता है। जल्दी से सोच लें, शाबाश, टेक योर टाइम। सोच लिया होगा मैक्सिमम बच्चों ने। जो गर्ल्स लेक्चर सुन रही हैं उन्होंने यूज़ भी किया होगा प्रेशर कुकर वगैरह को भी, कि जल्दी से नूडल्स जो है वो आपने पकाने हैं। वैसे नूडल तो आसानी से बाउल में भी जो है वो जल्दी से गल जाते हैं अभी। सो बात हम कर रहे हैं प्रेशर कुकर की। व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट, खाना जल्दी क्यों पक जाता है बेटा। जब हम बात करते हैं प्रेशर कुकर की तो सिंपल उसमें यही फिनोमेना अप्लाई किया जा रहा होता है कि आपने कुछ भी पकाना है, कोई भी पीस आपने इसके अंदर रखा हुआ है भाई जो आपको पसंद है, ठीक है। ये हमने नीचे इसके बर्नर अटैच कर दिया है और इसकी सरफेस को हमने क्लोज कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, जब आप इस मिक्सर को हीट प्रोवाइड करते हैं तो बेसिकली आपने वेपर प्रेशर जो है, ये जो एक्सटर्नली यहाँ पर बना है भाई, आपने इसको कंट्रोल कर लिया है। अब ऑब्वियसली ये 760 जो कि बाहर का किचन का टेम्परेचर, वो सॉरी प्रेशर है, उससे तो ये ज़्यादा ही है। अब होगा क्या, आप हीट करते जा रहे हैं वाटर को, ठीक है। बाहर यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है भाई। हो सकता है वो बेटा 2000 टॉर तक पहुँच जाए, तो आपका पानी बॉयल नहीं होगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सर हमें क्या फ़ायदा है इससे, बेटा पानी का बॉइलिंग पॉइंट बनने का मतलब है आप जितना हीट दे रहे हैं पानी उस खाने को प्रोवाइड करा जो कि आपने प्रेशर कुकर में डाला हुआ है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो खाना 5 आवर्स में, 3 आवर्स में, 2 आवर्स में पकना था, हो सकता है वो बेटा उससे कम टाइम में जो है वो पक जाए। समझ आए बेटा बात की। यानी ये हमारे कुकिंग टाइम को जो है वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है अभी। यानी हम आसानी से चीज़ों को पका सकते हैं, गला सकते हैं अभी। समझ आ गई बेटा बात की। यानी मैं कंक्लूड ये कर सकता हूं कि प्रेशर कुकर के अंदर, इन द प्रेशर कुकर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, मैक्सिमम हीट जो है वो किसको मिलती है, फूड को। इसीलिए जो कुकिंग है वो क्विक हो जाती है, फास्ट हो जाती है अभी। समझ आ गई बेटा बात की। सो
तो यहाँ पर अगर मैं अंडे की बात करूँ तो अंडा उबालना कहाँ आसान होगा, लाहौर में, मरी में या माउंट एवरेस्ट पे? ओबियसली सर लाहौर में, क्योंकि लाहौर में पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लेट्स से 100 है, ठीक है। जब आप मूव कर रहे होंगे बेटा माउंट एवरेस्ट पे 69, आपने बाउल में रखना है उसको। जैसे आप हीट करेंगे पानी वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा जल्दी से, अंडे को हीट नहीं मिल पाएगी, अंडा उबलेगा नहीं जल्दी से अभी। हाँ, प्रेशर कुकर यूज़ करेंगे ना वहाँ पे, तब ये काम आसान हो जाएगा अभी। क्लियर है बड़ा बात? तो ये मैंने कुछ फिनोमिनाज आपके साथ शेयर किए, उनके ट्रेंड्स शेयर किए, उनके एमसीक्यूज भी शेयर किए आपके साथ भी। उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक, एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यूज साथ साथ क्लियर हो चुके होंगे। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आपको पता है कि ये हमारी कोऑर्डिनेशन जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी लर्निंग बेटर होगी। व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके बनाए गए हैं जिसमें आप अपनी किसी भी किस्म की क्यूरी को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं बेटा, जिससे होगा क्या, कोई भी प्रॉब्लम है वो एट द इंस्टेंट आपकी जो है वो सॉल्व की जाएगी भी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मैं C3 लेक्चर नंबर 2 के साथ फिर से आपके साथ होऊंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।